जाति के मुद्दे पे विपक्ष देश को बांटना चाहता था तो फिर बीजेपी ने मांग स्वीकार कैसे कर ली। सपा कार्यकर्ता झूमे, अखिलेश बनेंगे पीएम, योगी समर्थक सहमे, तीसरी बार बाबा नहीं बनेंगे सीएम। 90% जनता नहीं समझ पाई मोदी का ये फैसला। सनातन का मुद्दा छोड़ बीजेपी जाति पर कैसे आई। पीएम मोदी की टेबल पे अचानक जातिगत जनगणना की फाइल कैसे पहुंची। पाकिस्तान पे जब देश कार्रवाई की मांग कर रहा था तब देश के टीवी चैनल्स पे जाति के मुद्दे पे बहस क्यों होने लगी। पीएम मोदी की अगर कोई दूरदर्शी सोच थी तो संसद के भीतर बीजेपी ने इसका विरोध कई बार क्यों किया। सवाल ये है कि सरकार तो बीजेपी की है तो पीएम मोदी ने राहुल गांधी की मांग को कैसे स्वीकार कर लिया। देश में अभी बिहार चुनाव है और उसके बाद यूपी में महाचुनाव है। यूपी का चुनाव ही ये तय करेगा कि दिल्ली में मोदी की कुर्सी रहेगी या नहीं। लेकिन इस सवाल से पहले ये तय करना होगा कि लखनऊ में योगी की कुर्सी रहेगी या नहीं, क्योंकि योगी का नारा था जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने का। इसी नारे से कई राज्यों में बीजेपी को फायदा भी मिला। तो जहां बीजेपी धर्म को बढ़ावा देकर हिंदुस्तान में जातियों को पीछे छोड़ने का काम कर रही थी, वहां अचानक से धर्म का मुद्दा छोड़ जाति का मुद्दा क्यों उठा लिया। ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये विपक्षी पार्टियों की जीत है या बीजेपी की कोई चाल। 31 अगस्त 2024 को केरल में आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई। पहली बार आरएसएस प्रमुख ने खुलकर ये स्वीकार किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। इसका साफ मतलब है कि ये मसला बीजेपी का नहीं बल्कि आरएसएस की दखल का है। अब घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 30 मार्च को नागपुर में पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होती। ठीक एक महीने बाद 29 अप्रैल को मोहन भागवत पीएम मोदी से मिलने उनके आवास दिल्ली पहुंचते। इन्हीं दिनों में जातिगत जनगणना पर बीजेपी के यूटर्न का प्लान बना। सुनिए सबसे चौंकाने वाली कहानी। इसका मतलब साफ है कि आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक है, ये दावा कतई नहीं किया जा सकता। ये सच है कि दिल्ली में सत्ता चाहिए तो आरएसएस का आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन ऐसे कम मसले होते हैं जब आरएसएस और बीजेपी की नीतियां और बयान अलग अलग हों। बीजेपी पर यह टैग हमेशा से लगा कि बीजेपी बनियों की पार्टी है, ऊंची जातियों की पार्टी। वो इसलिए क्योंकि अटल युग से लेके राजनाथ युग तक पार्टी में अगड़ी जातियों का कंट्रोल ज्यादा देखा गया। बीजेपी ने राम मंदिर का मसला उठाया, लेकिन दलितों और पिछड़ों का मसला हाथ से चला गया। इसीलिए जब मोदी 2014 में दिल्ली आए तो बीजेपी ने ये प्रचार किया कि देश को पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री मिला है। इसी नैरेटिव पर बीजेपी ने 3 बार सत्ता हासिल की, लेकिन सियासत हो या आम जिंदगी, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ाई जा सकती। इसीलिए आरएसएस ने बहुत तगड़ा प्लान बना लिया। आजादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। अपने दौर में अंग्रेज जातियों की गिनती करवाते थे। नेहरू, इंदिरा जैसे नेता भी जातिगत जनगणना के विरोधी रहे, लेकिन कुर्सी के लिए राहुल ने इसे प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनाया। जाहिर सी बात है कि देश में अगड़ी जातियों की संख्या पिछड़ी जातियों की तुलना में बहुत कम है। देश में जातिगत आंदोलन से जो आग विपक्ष लगाना चाहता था, उसमें चिंगारी लगाने का काम बीजेपी ने कैसे कर दिया, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों की व्यवस्था के मुताबिक ही देश में आरक्षण की नीति तय हुई। तो क्या अब सही संख्या आने के बाद आरक्षण की नीति में भारी भरकम बदलाव की तरफ देश बढ़ेगा। ये भी कहा जाता है कि जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, उस वक्त दिल्ली में वीपी सिंह की सरकार को बीजेपी का समर्थन था। तो क्या आने वाले वक्त में आरक्षण विरोधी कही जाने वाली बीजेपी जातिगत जनगणना को सही तरीके से पेश कर आरक्षण की नीतियों में बदलाव कर अपने ऊपर लगे इस टैग को भी मिटाने का काम करेगी। जिन अखिलेश यादव के पास पिछड़ी जाति का टैग जुड़ा है, अब उनका काम मोदी ने आसान कर दिया है। योगी के लिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि 8% ठाकुर चाहकर भी योगी को तब तक सीएम नहीं बना पाएंगे जब तक 54% पिछड़ा उन्हें अपना समर्थन नहीं दे देता। इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक मोदी ने इतना बड़ा फैसला लागू क्यों कर दिया।